हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो पॉलिटी का रिवीजन सीरीज हमने चला रखा है उसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज का ये लास्ट वीडियो है हमारा। मैं आप सबसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने ये जो रिवीजन सीरीज आपके साथ स्टार्ट किया है, मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर इससे पहले आपने पॉलिटी बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया है, कहीं से भी आप नहीं देख पाए हैं, फिर भी इन 3 वीडियोस को देखने के बाद आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है तो उसमें से 8 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सॉल्व करके आएंगे। डायरेक्ट अगर नहीं सॉल्व करके आएंगे तो एलिमिनेशन मेथड भले ही आपको काम आए, लेकिन ये क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। पार्ट 1 में जो भी वीडियोस, जो भी चीज़ें मैंने आपको दी हैं उसको भी देख जाइए। पार्ट 2 तो डेफिनेटली देख जाइए क्योंकि उसमें आर्टिकल्स हैं एंड अमेंडमेंट्स हैं। ये वीडियो देखने के बाद ये पार्ट 3 वीडियो अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये पार्ट 3 देख के जाइए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले जितने भी एक्ट्स आए हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेकंड जो हम कंप्लीट करेंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम उनका रिक्रूटमेंट और जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम इसमें मिसलेनियस देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो डायरेक्ट पॉइंट हमने इसमें कवर किया है। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हमने ऐसे डाले हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा गाइज क्योंकि हमारे पास 88 to 90 स्लाइड्स हैं और इसको कंप्लीट करने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको फुल्ली सेटिस्फाइड आप हो जाएंगे कि हाँ, ये पॉलिटी से क्वेश्चंस हमारे अब नहीं छूटेंगे ज़्यादा। जो सबसे पहला है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो चलाए गए थे उसमें क्या है, तो हमें पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें सबसे पहले ये याद रखना है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट में इन सारी चीज़ों को कवर किया है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में कवर नहीं करूंगी। ये रिवीजन है तो उस हिसाब से ही मैं आपके पास लेके आई हूँ, लेकिन अगर आपने कहीं से नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सारी चीज़ों के बाद। तो जिस वक्त ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया था उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे लॉर्ड नॉर्थ। ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस जो है उसको डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर लेके आया गया था, तो ये आया गया था 1773। उसके बाद आपको देखना है कि कैलकाटा में जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो भी इसी एक्ट के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज बना दिया गया था, दैट इज कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। इन 3 प्रेसिडेंसीज के लिए गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो ये काफी बार पूछा जा चुका है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट कितनी बार पूछा जा चुका है कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, सेकंड हम देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है। तो इसमें जो प्रीवियस जो एक्ट हमने देखा है दैट इज 1773, उसमें जो भी चीजें लाई गई थी, उस एक्ट में जो भी चीजें इंक्लूड थी वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं, इन सब चीजों को सुपरवाइज करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेके आया गया था। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब 1793 में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके थ्रू ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे ना, उनका सैलरी जो है इसके बाद इंडियन रेवेन्यू से दिया जाना था। सेकंड जो है कि कोर्ट को पावर मिल गया था इंटरप्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में। नेक्स्ट है हमारा दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813।
अब यहाँ पे एंड हो गया किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली का। ओके, सेकंड है कि जो मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता का जो काउंसिल्स में 3 काउंसिल्स, इन 3 काउंसिल्स के जो पावर है इनको बढ़ा दिया गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा ही जाता है वो है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको ये फ्रीडम दे दिया गया कि आप अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं इंडिया में कहीं भी। ओके, अब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद हमें क्या देखना है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या है, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वेयर गिवन वास्ट पावर। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी रिड्यूस टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एंटिटी, बस यही तक इनको सीमित कर दिया गया। फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट थी उनको उसको किस नाम से जाना गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनका जो काउंसिल था उसको इंडियन काउंसिल कहा गया, किसके तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो चार्टर एक्ट, ये लास्ट चार्टर एक्ट था, दैट इज 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें जो है इस एक्ट ने किसके रिपोर्ट को फॉलो किया, तो ये किया उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उसके रिपोर्ट को फॉलो किया, राइट। और इसमें था क्या, ये क्यों था, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था कंपनी का उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाना था। अ सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज अपॉइंटेड, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है सेपरेटली अपॉइंट किया गया, एंड लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल वेयर सेपरेटली आइडेंटिफाइड। ये हमें इतना ही देखना था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। फिर जो नेक्स्ट है हमारा स्लाइड वो हम देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या देखना है, तो प्रोवाइडेड फॉर एब्सोल्यूट, दैट इज ब्रिटिश imperial control over India without any popular participation in administration of country। तो जो ब्रिटिश इंपीरियल का जो कंट्रोल था वो एब्सोल्यूट पावर जो है ब्रिटिश इंपीरियल का, उसमें हमें इस चार्टर एक्ट में हमें ये बताया गया, एब्सोल्यूट जो पावर था ब्रिटिश का वो इंडिया के ऊपर तो रहेगा, लेकिन कोई अलग से एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है उसमें अलग कोई पार्टिसिपेशन इनका बहुत अलग तरीके से नहीं होना था। दूसरा है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, राइट, उनको असिस्ट करने के लिए 15 काउंसिल ऑफ मेंबर्स जो है वो काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स इसको रिक्रूट किया गया और जिसको कहा गया काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग रिक्रूट क्यों किए गए, तो ये तो असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिक्रूट किए गए, और ये लोग इनडायरेक्टली वर्क करते थे ब्रिटिश क्राउन के लिए, उनका जो भी पावर था उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उसको लागू करने के लिए ये लोग काम करते थे। ऑल अथॉरिटीज ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर्स थे, सारा का सारा पावर जो है गवर्नमेंट का उनको दे दिया गया था, वो ऑथराइज थे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे 15 मेंबर्स जो थे वो किसके लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके लिए थे, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए थे। नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। सेम टू सेम जो पहला गवर्नमेंट एक्ट है वो सारी चीजें इसमें है, लेकिन उसके अलावा क्या था, दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड इंक्लूड सर्टेन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर। यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है कि इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का भी रिक्रूटमेंट इसके बाद हो सकता था। It decentralized the legislative power of Governor General's Council and vested them in the government of Bombay and Madras। तो ये चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है।
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 क्या था? तो यहाँ पे क्या था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो कहाँ से नॉमिनेटेड होंगे? तो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से नॉमिनेटेड होंगे एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से नॉमिनेटेड होंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सर्टेन लोकल बॉडीज, उसमें क्या क्या था? तो यूनिवर्सिटीज से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्युनिसिपैलिटीज से एंड जमींदार्स, यहाँ से इन लोगों को लिया जाना था। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। नेक्स्ट है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इसके बाद जो भी चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे दैट इज लॉर्ड मोरले एंड वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो, इन दोनों ने इसको रिकमेंड किया था। इसके लिए बोला गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60। 16 से 60 क्या किया गया? रेज कर दिया गया। ये डायरेक्ट डेटा आपसे पूछ लिया जाता है। इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर। ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तीसरा है द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर empowered to move resolution on the budget and on any matter of public interest, right? लेकिन किस किस पे नहीं किया जा सकता था? ये था आर्म फोर्स, फॉरेन अफेयर्स एंड इंडियन स्टेट्स पे। प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। यहाँ पे ये चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट है मॉर्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 काफी इंपॉर्टेंट ईयर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन हिस्ट्री में। खैर वो बहुत सारे वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं इंडियन हिस्ट्री के, और ये सारे हम कंप्लीट करने भी वाले हैं सेपरेटली रिवीजन में। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं 1-2 घंटे का वो वीडियो रहेगा, वो सारी चीजें मैं कंप्लीट करूंगी। फिलहाल ये पॉलिटी पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उस वक्त थे वो कौन थे? वो थे मॉन्टेग्यू। और गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या था कि सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड तो कर दिया गया, किसमें किसमें? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में। अब सेंट्रल एंड प्रोविंशियल करने के बाद प्रोविंशियल को 2 कैटेगरी में फिर से सब डिवाइड किया गया। तो ये किया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गवर्नर वॉज empowered to reserve a bill for the consideration of गवर्नर जनरल। अभी जैसे कैसे होता है, गवर्नर रखते हैं किनके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। इफ इट वॉज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक मैटर। ये क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरल। बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहाँ से आपको कनेक्ट करके याद रखना है। Upper House was named the Council of States. Total 60 members of whom 34 जिसमें से इलेक्ट किया जाता था 60 मेंबर्स थे एंड 34 इलेक्ट किया जाता था। लोअर हाउस जो था उसका नाम रखा गया लेजिस्लेटिव असेंबली, और टोटल कितने होते थे? 144 मेंबर्स होते थे और 104 को इलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन to inquire into the working of Act of 1919 and placed its report in 1930। ये आया क्यों था? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए साइमन कमीशन आया था, जिसका पूरी तरीके से इंडिया के लीडर्स ने बहिष्कार किया था। और ये इसने अपना रिपोर्ट कभी सबमिट किया था? तो ये किया था 1930 में। अब लास्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हम देख लेते हैं। इस एक्ट का एम था क्या? तो एन एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ यूके। रॉयल असेंट कभी मिला? तो 24 जुलाई 1935 को। यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं, इसलिए ये सारे के सारे डेट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन करके रखे हैं। गाइज किसी भी वीडियो को बनाने में काफी
मेहनत लगता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारा जो भी वर्क है आपको वो समझ में आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो डैट कि कभी भी कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर कमेंस्ड कभी हुआ था? एसेंट तो मिल गया था, इसको रॉयल एसेंट मिल गया था इसको 24 जुलाई 1935 को, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है 1 अप्रैल 1937 से स्टार्ट हुआ था। रिप्लेस्ड ऑन 26 जनवरी 1950, ये भी याद रखना है। एक्ट वॉज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था? ये साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे बेस्ड था। उसके बाद था रिकमेंसलाइजेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था सॉरी, उसके उन चीजों पे बेस्ड था, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे बेस्ड था, और ये वाइट पेपर पब्लिश जो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1933 में, ठीक है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन सब चीजों पे ये बेस्ड था। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड द प्रोविंसेस। 3 पार्ट में पावर को डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है सेंटर, सेकंड है स्टेट एंड थर्ड है प्रोविंसेस। तो फेडरल लिस्ट में फेडरल लिस्ट जो है वो सेंटर से रिलेटेड, प्रोविंशियल लिस्ट जो था वो प्रोविंसेस से रिलेटेड, एंड कंकरेंट लिस्ट जो था ये था किससे? वो दोनों से रिलेटेड था। जैसे अभी है ना, स्टेट है, यूनियन है, तो उसी तरीके से सेंट्रल है, तो उसी तरीके से फेडरल एंड प्रोविंशियल लिस्ट था। तो इंडियन काउंसिल वेयर एबोलिस्ड, इंडियन काउंसिल जो था उसको खत्म कर दिया गया। बिहार एंड उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया। सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कार्व्ड आउट कर लिया गया। एंड 1935 एक्ट अपोज्ड बाय द बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। क्यों अपोज किया गया था? क्योंकि ये बहुत ही यूं समझ लीजिए कि ये जो एक्ट लाया गया था ये बहुत ही ज्यादा सीमित एक्ट था, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं थी जो हमारे देश के लीडर्स चाहते थे। तो माउंटबेटन प्लान उसके बाद लाया गया 1947 में। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि इससे कुछ कुछ चीजें ली गई हैं, हमारे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको कवर किया है। फिर माउंटबेटन प्लान जो है वो 1947 में लेके आया गया। उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये पूछा जाता है, तो ये थे क्लेमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लेमेंट एटली थे। The plan for transfer of power to Indians and partition of country was laid down in the Mountbatten Plan. ये चीजें थी इसमें। उसके बाद क्या है कि ये जो माउंटबेटन प्लान था इसको मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया और इसको आईएनसी ने भी एक्सेप्ट किया। इट वाज गिवन अ फॉर्मल शेप ऑन 3 जून। जो थोड़ा बहुत इसका रिकंस्ट्रक्शन करना था ये कभी किया गया 3 जून 1947 को किया गया, एंड पास्ड बाय British government and given royal assent on to the plan on 18 जुलाई 1947। ये 2 डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि 1942 मार्च में भारत आया था। इंडिया कुड फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेम कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस, राइट। टू कंजर्वेटिव, बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव था प्रपोजल ये, इसकी वजह से ये फेल हो गया और आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको क्या कर दिया? अपोज कर दिया। इसके बाद ये जो क्रिप्स मिशन था जो इंडिया आया था, इसके फेल्योर के बाद, ठीक है, क्रिप्स मिशन जब भी इंग्लैंड चला गया तो गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, दैट इज अगस्त 1942। अब यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं जो कि हम हिस्ट्री में भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये जो भी एक्ट्स थे वो हमने देख लिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एडॉप्ट कभी किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है
इसने अपना फंक्शन कभी स्टार्ट कर दिया था, वर्किंग कभी स्टार्ट कर दिया था, तो ये किया था 9 दिसंबर 1946 को। सुप्रीम कोर्ट कभी सेट हुआ था, तो ये हमने पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट सेट हुआ था। कहाँ? कैलकाटा में, और यहाँ पे 1774 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या कहता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली जो है ट्रेड का, वो इसको खत्म कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833 क्या है? तो चाइना ट्रेड, इसको खत्म कर दिया गया था। ये काफी बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है। हम लोग अभी पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। नेक्स्ट है हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो है ये इटालियन फॉन्ट में किया गया है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के जो है आपके हैं प्रेम बिहारी रायजादा, इन्होंने ही इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉन्ट में, इटालियन फॉन्ट में किसको लिखा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, इनके द्वारा ही लिखा गया है। और जो आपसे पूछा जाता है कि स्टेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज गठन कभी हुआ था, तो ये हुआ था 1956 से स्टार्ट हुआ था। दल बदल अंतिम निर्णय जो है ये सदन के अध्यक्ष जो सभापति होते हैं वो लेते हैं। और ये कभी से लाया गया था? ये सबसे पहले तो किस शेड्यूल से रिलेटेड है? तो 10th से रिलेटेड है, और ये था आपका 52nd अमेंडमेंट 1985। राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में ये लाया गया था, और काफी इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। मनी बिल जो है ये आर्टिकल 110 में आता है। वैसे तो हमने आर्टिकल एंड अमेंडमेंट का एक सेपरेट वीडियो ही बनाया है, इस रिवीजन सीरीज का आपको पार्ट 2 है, वो आप रिवाइज कर लेंगे। ये हमेशा जो क्या होता है, लोकसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। लेकिन लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है, और वहां पे 14 डेज तक ही रहता है। अगर 14 डेज में राज्यसभा ने पास नहीं किया तो इसको पास समझा जा सकता है, और प्रेसिडेंट जो है ये मनी बिल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का सचिवालय जो है ये डायरेक्टली गृह मंत्री के अधीन होता है। वीवी गिरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीवी गिरी जो है 1975 में, काफी इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा कि 1975 में इनको भारत रत्न अवार्ड में दिया गया था। 3rd वाइस प्रेसिडेंट थे और 4th प्रेसिडेंट थे कौन? भारत रत्न पाने वाले। ओके, संसद किससे बनता है? तो ये प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। मैक्सिमम लोकसभा में 552 मेंबर्स हो सकते हैं, अभी कितने हैं? 543 हैं। राज्यसभा में 250। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं? 25 हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरा का पूरा पॉइंट कवर किया है जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में नहीं लाई हूँ, लेकिन हाँ आप इतना तो है कि आप क्वेश्चन समझ सकते हैं कि अगर मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं तो 25 है, तो वहां पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इंडिया इन इंडिया, तो वहां पे मैं लिखूं 25 एंड हाउ मेनी जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो उस तरीके का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, मैं पॉइंट वाइज आपके पास लेके आई हूँ। टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये टोटल 34 है, 33 + 1। टोटल स्टेट्स कितने हैं? 28 है। यूटीज कितने हैं? 8 है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 हैं, पहले 7 थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया, ये पार्ट 2 में आप जाकर देख लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो टोटल 11 है, कौन कौन से हैं ये पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया है। लोकसभा स्पीकर जो है तो ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? तो बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। लीला सेठ, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी। इंटरिम गवर्नमेंट अंडर नेहरू कभी फॉर्म किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। अब यहाँ पे सिर्फ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये फॉर्म किया गया था। क्वेश्चन आवर जो है बेसिकली ये फर्स्ट आवर होता है लोकसभा का। जो 80 अमेंडमेंट जो है 2000 का, ये क्या कहता है? तो 29% टू द स्टेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जो टैक्स का है 29%।
स्टेट को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये लागू कभी से हुआ था, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि 1 अप्रैल 1996 से ही लागू इसको कर दिया गया था। अमेंडमेंट लाया गया 2000 में और इसको लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 1996 से। प्रेसिडेंट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये तो सबको पता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, जो ये किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो ये लाया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। 17th लोकसभा टर्म है अभी, ये भी आपको याद रखना है। ये राज्यसभा जो है ये कभी भी इसका विघटन नहीं होता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1/3 मेंबर जो है ना इसके हर एक 2 साल पे रिटायर होते हैं और 6 साल का इसका टर्म होता है। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अभी के वेणुगोपाल है। ये सारी की सारी चीजें हम आगे के स्लाइड्स में कंप्लीट करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट कैसी होती है, इस क्राइटेरिया क्या होता है, तो इनकी रैंकिंग किसके बराबर होती है, ये सारी चीजें हम आगे के स्लाइड्स में कंप्लीट करने वाले हैं। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आता है, जो कि कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड से, राइट। स्टार्टिंग में 10 था ही डीपीएसपी जो था, ये स्टार्टिंग में कितना था, ये था 10, अब है 11, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया गया है। और ये 86 अमेंडमेंट 2002 के अकॉर्डिंग किया गया। राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक पर कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, राइट। अध्यक्ष जो है नीति आयोग के, ये कौन होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और नीति आयोग 13 अगस्त 2014, ये डेट आप याद रखेंगे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया। जो प्लानिंग कमीशन था उसको एज ए नीति आयोग बोला जाने लगा। थिंक टैंक है नीति आयोग, राइट। नीति आयोग का दूसरा नाम आप समझ लीजिए थिंक टैंक। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 243 हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1936 बिहार एंड उड़ीसा सेपरेट हो गए थे 1936 में, ये हमने देखा एक्ट्स में। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद जो है, ये 2 ऐसे प्रेसिडेंट थे जो जब ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पर थे तभी डेथ कर गए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। राजीव गांधी जो है वो 7th प्राइम मिनिस्टर थे। इनका जो ड्यूरेशन था वो 31st आई थिंक इट्स अप्रैल 1984 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक था। दल बदल कानून इनके टाइम में लाया गया था 1985 में। एंड 52nd अमेंडमेंट जो है इसके थ्रू लाया गया था दल बदल कानून। 21st सेंचुरी के भारत निर्माता के नाम से इनको जाना जाता है। किनको? राजीव गांधी को जाना जाता है। और इन्होंने MTNL की स्थापना की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स में आपसे कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1986 में राजीव गांधी ने MTNL की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि अभी हमने देखा है कि एक्सपेंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, रिकमेंडेड बाय किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, तो मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए किसी भी सदन में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ये है आपका रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि बीजेपी, राइट, जिसका जब ये गठन हुआ था तो भारतीय जनसंघ के रूप में गठन हुआ था, किसके द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, राइट। और 21 अक्टूबर 1951 में दिल्ली में इसका गठन हुआ था और इसको बीजेपी की तरह जाना जाने लगा 6 अप्रैल 1980 से, राइट। टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे ओरिजिनली। अभी कितने हैं ये सारी चीजें हमने कंप्लीट करके रखा है। 12 शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं वो सारी चीजें हमने कंप्लीट करके रखा है। 1952 में 4 दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट नोट डाउन कर दिया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या है, यहाँ से आप 1 मार्क्स से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड जो है ये है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। थर्ड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया
जो कि थे माउंट बैटन, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया दैट इज सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो एच.जे. कानिया है। अभी कौन है तो ये है एन.वी. रमना। फर्स्ट फीमेल कौन है तो मीरा साहिब फातिमा बीबी, ये फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, राइट, तो इंडिपेंडेंस इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था तो उस वक्त कौन था, लेबर पार्टी थी ब्रिटेन में। क्लेमेंट एटली की सरकार थी, पीएम थे वो वहां के। 1919 में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 1936 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू इन विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आईएनसी सेशन की बात हो रही है कि सबसे पहले आपसे पूछा जा चुका है कितनी बार कि किस ईयर में सबसे पहली बार विलेज में आईएनसी का जो मीटिंग जो हुई थी वो किसी गांव में हुई थी, तो ये 1936 में फैजपुर में हुई थी। वैसे आईएनसी से रिलेटेड हमने एक वीडियो सेपरेटली कवर किया है, वहां से जाके आप ये सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनुअल बजट ऑफ नीति आयोग। एनुअल बजट ऑफ नीति आयोग है क्या तो 339.65 करोड़, ये डेटा आप याद रखेंगे। आर्टिकल 123 क्या है तो राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है। कितने मंथ तक रहता है ये, 6 मंथ तक, राइट। ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तभी ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। नीलम संजीव रेड्डी जो है इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक का था। पूर्व में ये नीलम संजीव रेड्डी जो है ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे और सबसे यंगेस्ट थे। ओके, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है ये कहीं नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। राज्यसभा जो है ये 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया था एंड 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। टोटल मेंबर जो है वो 245 थे। लोकसभा टोटल मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। अभी कितने हैं, 543 हैं। आगे हम डिटेल में लोकसभा एंड राज्यसभा देखने वाले हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो अभी कौन है, जगदीप धनखड़ है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ये है ओम बिरला। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 है क्या तो ये है जो इमरजेंसी के टाइम में कौन कौन सा पावर कैंसिल किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स कैंसिल किया जाता है, इसके बारे में बताता है। तो ये जान लीजिए कि इमरजेंसी कोई भी हो, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है। आर्टिकल 20 में क्या है और आर्टिकल 21 में क्या है जो कैंसिल नहीं हो सकता है, तो आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, एंड सेकेंड आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता इमरजेंसी के टाइम में। नेक्स्ट है 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ था। चेयरमैन इसके कौन थे तो ये थे जस्टिस फजल अली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग रखी थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और फर्स्ट टाइम मांग रखी थी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आप देख लीजिए कि 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया था संविधान सभा के लिए, और ये फर्स्ट टाइम डिमांड था संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ओके, दूसरा आप देख लीजिए कि 24 जैन 1950 को संविधान पर सिग्नेचर हुआ और टोटल उस वक्त कितने लोग थे तो 284 मेंबर्स ने इस पे साइन किया। 26 जैन 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। 26 जैन को ही डेट क्यों चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए, तो ये क्या है आपको कि क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ओके, आर्टिकल 72 क्या है, आर्टिकल 72(1) इसमें है क्या तो मृत्यु दंड को क्षमादान दे सकता है आर्मी के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, ये है। गवर्नर जो क्षमादान देते हैं आर्टिकल 161 में, आर्मी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिटेल्स में हमने डिस्कस कर रखा है।
गवर्नर जो है इसको सोने का पिंजरा किसने कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी में। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा कभी गया था? तो 1917 में इनको कहा गया था। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने 1917 में की थी, राइट। और आईएनसी का सेशन जो है ये 1925 में इनके द्वारा हेड किया गया था। तो फर्स्ट इंडियन फीमेल जो अगर आपसे पूछा जाए आईएनसी की हेड जो थी वो कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा में जो कोरम गणपूर्ति, यहाँ पे पूछा हमेशा जाता है कि क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, कितने मेंबर्स जरूरी होते हैं? तो 1/10 मेंबर्स जो हैं ये गणपूर्ति के लिए जरूरी होते हैं। ये इतने प्रेजेंट होने चाहिए, 1/10 मेंबर्स जो हैं ये प्रेजेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल मेंबर्स, दैट इज ओके। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो ड्यूरेशन था वो क्या था? 26 जैन 1950 से 13 मई 1962 तक। 9 दिसंबर 1946 से लेके 24 जैन 1950 तक ये जो है ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और फर्स्ट एग्रीकल्चरल मिनिस्टर भी थे, ओके। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर ये है कि पंचायत इलेक्शन जो है ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। कमिटीज जो भी रिलेटेड है ये कौन कौन सी कमिटीज हैं? तो ये है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी और एलएम सांघवी कमेटी। 73rd अमेंडमेंट है पंचायती राज से रिलेटेड। ये सारी की सारी कमिटीज हम देखने वाले हैं आगे, ओके। नेक्स्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये तो हमने डिस्कशन कर लिया है कि जाकिर हुसैन जो है ये जब भी प्रेसिडेंट थे तभी ये डेथ कर गए थे। एट दैट टाइम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? बीवी गिरी थे। अब यहाँ पे ये चीजें हम दोबारा क्यों देख रहे हैं? तो आप देखिए कि फर्स्ट टाइम जो जब जाकिर हुसैन की बात कर ले तो उस टाइम में वो डेथ कर गए थे जब भी वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे तभी। और उस वक्त कौन थे? वो थे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे वीवी गिरी, राइट। ड्यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये प्रेसिडेंट के अंदर आता है, पार्ट 8 में आता है और आर्टिकल 239 से 241 तक का है। टोटल ड्यूटीज कितने हैं इंडिया में? तो टोटल अभी 8 है। संसदीय राजभाषा आयोग, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका गठन किया गया था 1976 में, राइट, जिसमें 14 सितंबर 1949 से एक चीज याद रखनी है आपको कि हिंदी को मान्यता दिया गया था। और टोटल 30 मेंबर्स थे इसमें, जिसमें से 20 लोकसभा में थे। किसमें? संसदीय राजभाषा आयोग में 20 लोकसभा में थे एंड 20 लोकसभा के थे एंड 10 राज्यसभा के थे। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो थी ये फातिमा बीबी थी एंड फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट जो थी ये कौन थी? ये लीला सेठ थी। नेक्स्ट है फ्रॉम 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 देयर इज नो प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। ये आपको याद रखना है कि लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियंस जो हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन जो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है आपसे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये हटाया गया था? तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको हटाया गया है कि 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन लोकसभा में अब प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो लोकसभा का कितना है? 552 है। और इन ईयर 1950 में ये टोटल 500 टोटल मेंबर्स थे। 530 जो है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और 20 मेंबर्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को और 2 जो है वो एंग्लो इंडियंस को करते थे, जो कि अब खत्म कर दिया गया है।
नेक्स्ट है नेशनल पार्टी जो है उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कंडीशन है कि मिनिमम 2% जो है ना सीट जो है टोटल सीट्स लोकसभा का उनको मिलना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स में। 4 और मोर स्टेट्स में नेशनल पार्टी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और 4 डिफरेंट स्टेट्स में लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 4 सीटें उनको हासिल होनी चाहिए। ये है रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बिहार पॉलिटी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। राज्य की विधायिका जो है ये क्या है, ये द्विसदनात्मक है, विधानसभा भी है एंड विधान परिषद भी है। ऐसे कितने स्टेट्स हैं, तो टोटल 6 स्टेट्स हैं जिसमें बिहार के बाद जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है एंड यूपी है। टोटल 6 स्टेट्स हैं। आसाम एंड उड़ीसा को भी एक्सेप्टेंस मिल गया है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 243 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है 75। और लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है यहाँ बिहार से, तो ये है टोटल 40। और इसके बाद के स्लाइड में हम देख लेते हैं क्या है। राज्यसभा में टोटल जो है वो 16 मेंबर्स हैं बिहार से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बिहार से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। वैसे तो बिहार करंट अफेयर्स का हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं और बिहार का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर एक वीडियो हम आपके पास लेके आने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में हम कुछ देख लेते हैं कि बंगाल से बिहार को कभी अलग किया गया था, तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से उड़ीसा को कभी किया गया था, तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड को कभी किया गया था, तो 15 नवंबर 2000 को। काफी इंपॉर्टेंट है ये। टोटल जो यहाँ पे आपको देखना है कि इंडिया की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। टोटल इस स्टेट में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, तो टोटल 38 है। राज्य के प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो ये क्या है 9 है। अब अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो ये कितने हैं, ये है 101। ओके बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, 534। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो हम देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ओके फॉर्मेशन इसका कभी हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। और इसको प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करने के बाद नीति आयोग को बनाया गया है। चेयरपर्सन जो है ये कौन है, ये है प्राइम मिनिस्टर। और एम क्या है, टू फोस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राइट। ये आप इसका एम याद रखेंगे। पीसा एक्ट क्या है, ये पूछा जा सकता है, कभी लागू हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है, तो 1996 में। एक्सटेंशन एक्ट है ये, रिलेटेड टू पंचायती राज। ओके इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये आर्टिकल 263 में आता है। इसके हेड जो है ये पीएम होते हैं और ये अभी न्यूज में था, इसलिए इसको हम सबसे लास्ट वाले पेज पे कंप्लीट करने वाले हैं पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो यहाँ पे इसको देखने की जरूरत आपको नहीं है। फाइनेंस कमीशन 1951। चेयरमैन इसके कौन थे, प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं एंड 4 मेंबर्स होते हैं। प्लानिंग कमीशन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। इसी को रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा, जिसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग। अभी ये आप देख लीजिए कि 124th अमेंडमेंट था। अनाउंसमेंट इसका जो हुआ था 15 अगस्त 2014 को हुआ था और 1 जनवरी 2018 को लागू कर दिया गया था। 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 4 यूनियन मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन था, अरविंद पनगड़िया। एंड फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था नीति आयोग का ये हुआ था 8 फरवरी 2015 को, राइट। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है 1986 में इसका गठन हुआ था
और फॉर माइनॉरिटीज वेलफेयर, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का जो गठन हुआ था ये किसके लिए हुआ था, तो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए हुआ था। ये यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिश्नर की। यहाँ पे आप इन शॉर्ट देख लीजिए, आगे हम सारा का सारा एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखने ही वाले हैं। तो इलेक्शन सिंबल जो है ये कभी अडॉप्ट किया गया था, तो 31 अगस्त 1968 को, राइट। 5 और 10, ठीक है। तो रूल नंबर 5 और 10 जो है ये इलेक्शन रूल 1961 से रिलेटेड है। नेशनल सिंबल जो है ये फ्लैग है, ये आपको याद, जो नेशनल सिंबल है ये क्या है, ये फ्लैग है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में दिया गया है। इसकी जो लंबाई है ये कितनी होगी, 2, और इसकी चौड़ाई होगी 3:2 के रेशियो में आपको याद रखना है। और ये जो है इसका चक्र जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के लायन से लिया गया है, अशोका के चक्र से लिया गया है, ठीक है। फर्स्टली एडॉप्ट कभी किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को इसको एडॉप्ट किया गया था। पार्लियामेंट ओपनिंग के टाइम में जनगण मन गाया जाता है एंड क्लोजिंग के टाइम में वंदे मातरम, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब आइए पंचायती राज कमेटी पे। जितने भी कमिटीज हैं पंचायती राज से रिलेटेड, जो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो पहला देख लेते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में इसका गठन हुआ था। और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे नेहरू। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को इन्होंने रिकमेंड किया था। 3 टियर जो है वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। नेक्स्ट है अशोक मेहता कमेटी, जो कि 1977 में आया था। अब ये सीक्वेंस वाइज आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ये सारे पंचायत जो कमिटीज हैं वो दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसको सीक्वेंस वाइज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस कितनी बार देखने को मिले हैं। तो अशोक मेहता कमेटी जो है ये 1977 में इसको अरेंज किया गया था। और इसका रिकमेंडेशन, इनका रिकमेंडेशन क्या था, ये 3 टियर सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2। अब यहाँ पे 3 टियर सिस्टम जो है ना, इसको 2 से रिप्लेस करना था। अब इस 2 में क्या था भाई, तो ये था जिला परिषद और मंडल परिषद। ओके, तो जिला परिषद में क्या था, ये था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये था मंडल जो था ये ग्रुप ऑफ विलेज। ओके, तो ये 2 चीजें हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट है जीवी के राव कमेटी। अब जीवी के राव कमेटी में क्या है, तो ये है 1985 में सबसे पहले तो ये गठन किया गया था। अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1985। अब इनके रिकमेंडेशंस क्या थे ये हम देख लेते हैं। जिला परिषद को प्रिंसिपल बॉडी फॉर द डेवलपमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रिंसिपल बॉडी के रूप में किसके डेवलपमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डेवलपमेंट के लिए माना जाना था। पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी क्रिएटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। और पंचायती राज इलेक्शंस टू बी हेल्ड रेगुलरली। तो यहाँ से ये वाला लाइन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एलएम सांघवी कमेटी। ये एलएम सिंघवी कमेटी जो है ये 1986 में लाया गया था। रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू रिकॉग्नाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर द पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज एंड मोर फाइनेंस टू द विलेज पंचायत। मतलब इनके द्वारा कहा गया था कि आपको फाइनेंशियली कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूव करना होगा, विलेज पंचायत को कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियली आपको हेल्प करना होगा। तो ये फाइनेंशियल हेल्प की बात इसमें की गई थी। सेटअप ऑफ जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स इन ईच स्टेट टू एडजुकेट मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज के इलेक्शंस के लिए उसके मैटर्स को जो भी है मैटर्स उसको देखने के लिए, उसको जज करने के लिए जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हर एक स्टेट में होना चाहिए। ये बात, ये रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है कि 1959 में राजस्थान में फॉर द फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था पंचायती राज सिस्टम। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया
पंचायती राज। तो फर्स्ट हो गया आपका राजस्थान एंड सेकेंड हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ओके, ये याद रखना है। और किसके रिकमेंडेशन पे स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अभी नेक्स्ट है, पंचायत में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है कि पंचायत में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये 29 सब्जेक्ट्स होते हैं पंचायत में, राइट। और ये 11th शेड्यूल में आता है। म्यूनिसिपैलिटीज में कितने होते हैं? तो ये टोटल 18 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये 12th शेड्यूल में आता है। 21st अमेंडमेंट एक्ट क्या है? इसमें सिंधी लैंग्वेज को 15th लैंग्वेज है सिंधी लैंग्वेज, इसको ऐड किया गया। टोटल कितने लैंग्वेज है? टोटल 22 लैंग्वेज है। नेक्स्ट है जो स्टेट्स फॉर्मेशन है, ये हम लोग देख लेते हैं कि बॉम्बे और गुजरात 1960 में, नागालैंड जो है वो 1962 में, पंजाब हरियाणा जो है वो 1966 में, हिमाचल प्रदेश जो है वो 1970 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, राइट, यूटीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इसको मान्यता मिली थी 1971 में। लेकिन मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश जो है इसको 1986 में फिर स्टेट का दर्जा दे दिया गया था 55th अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। ओके, गोवा को 1987 में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 फॉर्मेशन डे, उत्तराखंड का 8 नवंबर 2000, झारखंड का 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना का 2 जून 2014। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और बिहार के लिए तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना जो है ये इसका फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था एज ए 29th स्टेट, राइट। और ये 15th लोकसभा के टाइम में हुआ था। तो सबसे लास्ट जो है स्टेट, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल्स वैसे हमने सारे के सारे देख लिए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये 3 आर्टिकल शायद मिस कर दिया हो, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या हो सकता है? ये पार्लियामेंट के द्वारा हो सकता है। ये है आपका आर्टिकल 368। आर्टिकल 371 क्या है? स्पेशल प्रोविजन टू महाराष्ट्र एंड गुजरात, फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये किसमें है? आर्टिकल 71। एंड आर्टिकल 37 क्या कहता है? अबाउट द पावर ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्यूर्स। ओके, नेक्स्ट है मोरारजी देसाई जो है ये फर्स्ट पीएम थे जिन्होंने रिजाइन किया। इनका ड्यूरेशन था 1977 से लेके 1979 तक का, राइट। 4th पीएम थे जिनको भारत रत्न मिला था, आई थिंक ये हम देख चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो भी प्रेसिडेंट थे जो पोस्ट के टाइम में ही जो पोस्ट पर थे तभी डेथ हुआ था, वो तो हमने कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो नेहरू जो थे वो जब भी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे थे तभी नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी, इन 3 लोगों के बारे में देखने वाले हैं कि वो डेथ कर चुके थे। तो नेहरू जो थे ये मई 1964 में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, 16 years 9 months 12 days। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जो है ये जैन 1966 में ताशकंद समझौता के टाइम में, बहुत ही मिस्ट्रियस इनका जो डेथ था। और इंदिरा गांधी ये आप सबको पता है 31 अक्टूबर 1984, काफी इंपॉर्टेंट डेट है। फिर देख लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए पीएम कौन बने थे, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। ऐसा नहीं है कि ये इतने दिन के लिए ही बने थे, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन जो था इनके प्राइम मिनिस्टरशिप का तो ये था 13 डेज का। वीपी सिंह फर्स्ट पीएम टू लूज कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस, लो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये लूज करने वाले कौन थे? फर्स्ट पीएम जो थे ये कौन थे? ये थे वीपी सिंह। नेक्स्ट है हमारा जो एग्जीक्यूटिव्स हैं यूनियन के, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा स्लाइड, तो 1 by 1 सारी चीजें आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है सबसे पहले तो ये है कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, सही है। क्वालिफिकेशन जो इनका है कि ये
जो हाउस ऑफ पीपल के लिए लोकसभा के हिसाब से ये क्वालिफाइड होने चाहिए एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज से इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन होता है। 35 इयर्स की एज होनी चाहिए, 5 इयर्स का इनका टेन्योर होता है, राइट। ये अपना रेजिग्नेशन जो है ये राइटिंग में ये आप वाइस प्रेसिडेंट को ये प्रेसिडेंट दे सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्चुअली कसाई जुडिशियल प्रोसेस एंड एनी हाउस में प्रेफर राज्यसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है। 14 डेज का प्रायर नोटिस उसके लिए दिया जाना चाहिए, ये कंपलसरी होता है, जो कि 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। जिस हाउस में उठाया गया है इम्पीचमेंट का मुद्दा, वहाँ के 1/4 मेंबर के द्वारा वो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो साइन किया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो अपीयर हो सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को, इन्वेस्टिगेशन में। और यहाँ पे एक चीज आप और देख लीजिए कि रिजोल्यूशन जो है ना, जब 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, जैसे कि राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के द्वारा, और लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के द्वारा, तो वहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है इम्पीचमेंट के लिए। लाने के लिए कितना चाहिए होता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 1/4 चाहिए होता है, और पास करने के लिए कितना चाहिए होता है? 2/3, राइट। डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से पार्ट नहीं लेते हैं, कौन कौन से लोग पार्ट नहीं ले सकते हैं? तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है 12, वो पार्ट नहीं ले सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं ले सकते हैं। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं ले सकते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी जो है ये नहीं ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्टोरल कॉलेज for vice president consist of the members of both house of the parliament. Okay, state legislature do not take part, इसको याद रखिएगा। एंड 35 इयर्स एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है वो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के हिसाब से होनी चाहिए। और फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया के ये। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के थ्रू इनको अपॉइंट किया जा सकता है। इनकी क्वालिफिकेशन जो है, अपॉइंट किया जाता है, इनकी क्वालिफिकेशन जो है ये, इनकी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन जो है ये होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल। नॉट द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, नो राइट, ये मेंबर नहीं होते हैं कैबिनेट के, राइट, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन ये पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, अपनी चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। प्रिविलेजेस जो है ये इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह दिया जाता है। राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के, इंडियन टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में ये खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो भी लॉ रिलेटेड चीजें हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉट फॉर होल टाइम, नॉट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और होल टाइम ये नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी इनको कहा जाता है। 6 इयर्स की इनकी टेन्योर होती है और 65 इयर्स इनका एज जो पहले कंप्लीट हो जाए, राइट। आईएएस रैंक जो होते हैं ना सेक्रेटरी के रैंक के, ये इनकी रैंकिंग होती है इसके सिमिलर। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कैन ओनली बी रिमूव ऑन द एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट तो किए जाते हैं लेकिन इनको रिमूव प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। सैलरी लेट डाउन बाय पार्लियामेंट, तो अगर पार्लियामेंट से सैलरी है तो कंसोलिडेटेड फंड, तो कंसोलिडेटेड फंड से है, और दूसरा कि ये नॉन वोटेबल होगा इनका सैलरी क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है। इनकी सैलरी जो होती है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिसेज आफ्टर रिटायरमेंट।
अब इनको इनके साथ क्या है कि ये जब भी रिटायरमेंट के बाद इनकी रिटायरमेंट जब भी होगी तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में हम देख लेते हैं। राज्यसभा जो है यहाँ पे नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, 12 जो है नॉमिनेटेड हैं, 238 जो है वो स्टेट्स एंड यूटीज से हैं, राइट। ये नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। डिसोल्यूशन नहीं होता है, हमने देख रखा है इसको। एज लिमिट जो है ये 35 ईयर्स है और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है, ये हम आगे देखेंगे। 1/3 मेंबर्स जो है ना ये रिटायर होते हैं हर 2 साल पे, इसलिए इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। मनी बिल राज्यसभा में पास नहीं किया जा सकता है, मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट ये चेयरमैन जो है ना राज्यसभा के, और लोकसभा स्पीकर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देख लेते हैं। चेयरमैन जो है ये मनी बिल पे सहमति नहीं दे सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं करवा सकते हैं। ये कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं ये कौन डिसाइड कर सकता है, तो ये स्पीकर डिसाइड करेंगे। और प्रिसाइडिंग ओवर ज्वाइंट सिटिंग, ये ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कौन? लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट है लोकसभा। जैन 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये हमने देख लिया है। 2 एंग्लो इंडियन ये रिक्रूटमेंट, ये जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे इसको अब खत्म कर दिया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ना ये 552 हो सकती है इलेक्टेड मेंबर्स की, 543 अभी हैं। इन ईयर 1950 500 था, ये भी हमने देख लिया है। न्यू पार्लियामेंट सिटिंग कैपेसिटी जो है ये टोटल 888 है, ये भी आपको याद रखना है। 5 इयर्स की टर्म होती है और कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है, कभी डिसॉल्व किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी पास होगा तो। नेक्स्ट है लोकसभा टर्म कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट इटसेल्फ। ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इमरजेंसी ये हमने देख लिया। नो कांट बी मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि लोकसभा टर्म जो है ना इमरजेंसी के टाइम में एक्सटेंड किया जा सकता है। पहले कितने के लिए किया जाएगा? 6 मंथ के लिए किया जाएगा, फिर 6 मंथ के लिए किया जाएगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं किया जा सकता है। और 543 मेंबर्स का जो है वो आपने यहाँ पे देख ही लिया है। ओके, नेक्स्ट है पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलके बनता है पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट की मीटिंग एटलीस्ट 2 बार तो ईयर में होनी ही चाहिए, और 2 सेशन के बीच में गैप कितना होता है ये भी आपसे पूछा गया है। तो 2 सेशन के बीच में गैप जो है वो 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, राइट। अब एक चीज यहाँ पे और नोट डाउन आप कर लेंगे कि लोकसभा के डिसोल्यूशन पे, राइट, मैटर्स जो पेंडिंग है पार्लियामेंट में वो लैप्स हो जाएगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा मैटर्स पेंडिंग बिफोर द हाउस लैप्स। लेकिन जो बिल पेंडिंग है राज्यसभा में विच हैज नॉट बीन येट पास, जिसको अभी तक पास नहीं किया गया है, वो लोकसभा के डिसोल्यूशन पर भी वो लैप्स नहीं होगा। ये 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन जो है ये लोकसभा का जब भी होता है तो ये फ्रेश इलेक्शन फिर से होता है। प्रोरोगेशन जो है टर्मिनेशन ऑफ सेशन है। ये जो वर्ड्स हैं इस पे आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि डिसोल्यूशन क्या है और डिसोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लोकसभा भंग हो जाता है, लोकसभा क्या हो जाता है? भंग हो जाता है, और फ्रेश इलेक्शन जो होता है डिसोल्यूशन है। प्रोरोगेशन क्या है? तो टर्मिनेशन ऑफ सेशन है, किसी सेशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। और एडजर्नमेंट क्या है? तो ये क्या है? ये सिर्फ इसका पूरा सेशन को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, इसमें कुछ देर के लिए टर्मिनेट किया जा सकता है, कुछ देर के लिए उसको रोका जा सकता है, फॉर सम टाइम, सम डेज एंड सम मंथ, ऊपर नीचे
हो सकता है। A dissolution does not affect the joint sitting of the two houses of the parliament if the president has notified to hold the joint sitting before dissolution। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है। तो लोकसभा के केस में 25 ईयर्स होना चाहिए, राज्यसभा के केस में कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स होना चाहिए, राइट। मनी बिल जो है ये कहाँ से है, फंडेड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द हाउस कैन डिक्लेयर अ सीट वैकेंट इफ द मेंबर एब्सेंट, कितने दिन के लिए एब्सेंट होता है अगर कोई सांसद, 60 डेज के लिए, दैट इज 2 मंथ्स के लिए अगर वो एब्सेंट हैं विदाउट परमिशन, तो उस सीट को वैकेंट समझा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और फिर इसके द्वारा एक और इन लोगों को फैसिलिटी मिलती है कि जब भी आप पार्लियामेंट सेशन में हैं तो उस वक्त आपकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती है, राइट। और उसके बाद 40 डेज पहले भी नहीं हो सकती है उस सेशन के, और 40 डेज बाद भी नहीं हो सकती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मनी बिल। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हमेशा मनी बिल जो है ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, तो ये होगा इंट्रोडक्शन इसका लोकसभा में। राज्यसभा ये जो है लोकसभा में होता है, उसके बाद आता है कहाँ, राज्यसभा में आता है। और मनी बिल है या नहीं ये स्पीकर डिसाइड करता है। नाइदर रिजेक्ट द मनी बिल नॉर अमेंड इट। राज्यसभा जो है ये मनी बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है और अमेंड भी नहीं कर सकता है। ये इसको सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के अंदर रिटर्न करना होता है, नहीं किया तो मतलब मनी बिल पास। कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन, इट्स अप टू लोकसभा टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। मतलब आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, मानना है या नहीं मानना है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा लोकसभा पे। 14 डेज के अंदर लोकसभा को रिटर्न करना है, ये सारी चीजें हमने देख ली है यहाँ पे। उसके बाद है आपका मनी बिल से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड ये जो भी पॉइंट्स हमने देखे हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स निकल के आते हैं जो हमने वहाँ पे कवर नहीं किया होगा, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स जो है ये कहा जाता है, ये तो हमें पता है किसको कहा जाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, राइट। अब इनके बिना सहमति के, राइट, इनका काम क्या है, इनका काम है ये देखना कि एक भी पैसा जो है ना वो बिना पार्लियामेंट के अथॉरिटी के एक भी पैसा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये कौन देखते हैं, तो ये देखते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अ रिपोर्ट ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लेड बिफोर द पार्लियामेंट इज एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब जो ये रिपोर्ट देते हैं ना पार्लियामेंट के पास, इसको एग्जामिन किया जा सकता है पब्लिक अकाउंट कमिटी के द्वारा, ठीक है। कमिटीज ऑफ लोकसभा, इसमें लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं एंड 7 मेंबर्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं राज्यसभा के। फर्स्ट आवर जो होता है पार्लियामेंट का ये होता है क्वेश्चन आवर, एंड उसके बाद जो आवर होता है वो होता है 0 आवर, जो कि जनरली आफ्टरनून में होता है। क्वेश्चन आवर जो है इसमें 3-4 चीजें आप देख लीजिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेयर्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो क्या है, वन फॉर विच एन ओरल आंसर इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए जो क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके लिए ओरल आंसर रिक्वायरमेंट होती है, आपको आंसर को ओरली बोल के देना पड़ता है, वो कहलाता है स्टेयर्ड क्वेश्चन, राइट। एक मेंबर एक क्वेश्चन ही पूछ सकता है एक दिन में। और अनस्टेयर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि ये रिटन में आंसर चाहिए होता है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप आस्क नहीं कर सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बोले तो कि आपका नाम क्या है, ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया। अब आप ये नहीं पूछ सकते हो कि आपका नाम रखा किसने, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते हो, जो आपका क्वेश्चन है वो है। इसके लिए अनस्टेयर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए जिसके लिए रिटन आंसर रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आपको 10 दिन पहले नोटिस आपको देना पड़ता है। थर्ड है हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये क्या है, ये है आस्क्ड बाय द मेंबर ऑफ पब्लिक मैटर्स ऑफ एन अर्जेंट नेचर। ये मेंबर्स के द्वारा पूछा जाता है, पब्लिक मैटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अर्जेंट नेचर के होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन।
इट इज द स्पीकर हु डिसाइड। अब कोई क्वेश्चन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है या नहीं, या अनस्टेट क्वेश्चन है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा भाई? ये डिसाइड करेगा स्पीकर, डिसाइड करेगा लोकसभा का। जैसे मनी बिल को डिसाइड करेगा ना, वैसे ही ये सभी चीज स्पीकर ही डिसाइड करेगा। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन द रीजन फॉर आस्किंग सच क्वेश्चन। आप ऐसे ही हवा में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, आपको कुछ रीजन देना पड़ेगा कि वाई यू आर आस्किंग सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आता है एडजर्नमेंट मोशन क्या है? तो डिस्कशन ऑन सम मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, राइट? एनी मेंबर कैन मूव द मोशन। ये एडजर्नमेंट मोशन जो है ये किसी भी मेंबर के द्वारा मूव किया जा सकता है। इफ मोर देन 50 मेंबर सपोर्ट, अगर 50 मेंबर का सपोर्ट है तो किसी भी मेंबर के द्वारा किया जा सकता है। प्रायर नोटिस इसके लिए दिया जाता है और स्पीकर की परमिशन जरूरी होती है। The Council of Ministers is responsible to the लोक सभा एंड नॉट टू द राज्यसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ओनली इफ राज्यसभा रिजॉल्व्स फॉर दिस बाय 2/3 मेजोरिटी। पार्लियामेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स में जो राज्यसभा स्टेट सब्जेक्ट्स ओनली इफ राज्यसभा, पार्लियामेंट जो है ना कोई भी लेजिस्लेचर ला सकती है, तब भी ला सकती है जब 2/3 मेजोरिटी हो किसकी? राज्यसभा की। न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड ओनली आफ्टर राज्यसभा रिजॉल्व्स फॉर दिस विद 2/3 मेजोरिटी। ये जो न्यू जो ऑल इंडिया सर्विस है, जैसे कि आप देखते होंगे यूपीएससी है, बीपीएससी है, जैसे सपोज कि स्टेट पीसीएस एग्जाम है। अब दो एग्जाम को एक साथ लेना है तो क्या करना है? 2/3 मेजोरिटी, दो स्टेट्स के एग्जाम को, तो 2/3 मेजोरिटी उसके लिए क्या होगी? 2/3 मेजोरिटी उसके लिए बहुत जरूरी होगी। ओके, नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट बट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, एंड इंडिविजुअली वो गवर्नर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द गवर्नर हैज द पावर टू डिसमिस एन इंडिविजुअल मिनिस्टर एट एनी टाइम, लेकिन कब कर सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम ओनली व्हेन लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और सीएम को तभी वो हटा सकते हैं जब वो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, लो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाए उनके अगेंस्ट में, लेकिन किसी इंडिविजुअल मेंबर्स को वो किसी भी टाइम में हटा सकते हैं। नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल। तो ये क्या है? जैसे आपने देखा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरीके से अभी हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जगह पे एडवोकेट जनरल जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं, लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बट हैविंग फंक्शन फॉर द स्टेट, अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। अपॉइंटमेंट जो होती है वो गवर्नर के द्वारा होती है। क्वालिफिकेशन जो है ये हाई कोर्ट जज के हिसाब से होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये हम आगे देखने वाले हैं। ये रिमनरेशन जो है ना ये गवर्नर डिटरमाइन करेगा कि इनको क्या मिलना चाहिए। और जो लेजिस्लेचर हाउस है, लेजिस्लेटिव हाउस है, उसमें ये बोल तो सकते हैं लेकिन ये दे डोंट हैव द राइट टू वोट। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर 7 स्टेट हैविंग 2 हाउसेस, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी एंड अब जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, तो फॉर क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो हम देख लेते हैं। A legislative assembly of a state should pass a resolution by a special majority followed by an act of parliament. Okay. Next है the size of legislative council may vary. Legislative council का size vary कर सकता है but its members should not be more than 1/3 of the membership of legislative assembly. Right? 40 से कम नहीं होने चाहिए
और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है उससे उसके 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी, ये भी आपको याद रखना है। अ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली कैन नॉट बी मोर देन 500 और लेस देन 60। ओके, आपको यहाँ पे देखना है कि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ पे 40 है एंड कहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी मोर देन 500 और क्या है लेस देन 60। 60 से नीचे नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का, राइट। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का हमने क्या देखा है, 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। द असेंबली इन मिजोरम एंड गोवा हैव ओनली 40 मेंबर्स। तो कहाँ पे ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि सिक्किम में 32 ही है, सिक्किम में 32 ही है, लेकिन गोवा और मिजोरम में 40 है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट डिसॉल्व लाइक राज्यसभा। राज्यसभा जैसे डिसॉल्व नहीं हो सकता है वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल भी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 1/3 मेंबर जो है वो हर साल हर सेकेंड ईयर रिटायर करते हैं और इनका जो एज है वो 30 ईयर्स से नीचे नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेस देन 25 ईयर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम कितना, तो 60 सीट्स, ये आपको याद रखना है। लोकसभा की तरह पंचायती राज बिल was passed by Lok Sabha on 22nd December 1992 and Rajya Sabha by 23rd December 1992। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। लेटर 17 स्टेट असेंबलीज अप्रूव्ड इट। ये 17 स्टेट असेंबली अप्रूव कर दिया गया, उनके द्वारा अप्रूव किया गया एंड इट रिसीव द असेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑन। फाइनली पार्लियामेंट ने इसको कभी पास कर दिया गया 23 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट है पीसा एक्ट, हमने देख लिया है। हाई कोर्ट हम देखने वाले हैं। एज जो है यहाँ पे टोटल हाई कोर्ट जो है इंडिया में ये कितने हैं, 25 में है, 25 है। और ये आपको देखना है कि इनका जो एज क्राइटेरिया है ये है 62 ईयर्स तक और रेजिग्नेशन जो है ये प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। सैलरी इनका जो होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। आफ्टर रिटायरमेंट ये जो है ये डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में, जैसे आप बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर लो तो बॉम्बे हाई कोर्ट का के जो चीफ जज होंगे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्क कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 साल जुडिशियल ऑफिसर, इनका अगर इनकी बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो 10 साल का इनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट की तरह या फिर जुडिशियल ऑफिसर की तरह। ओके, नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट। कंपोजिशन क्या है, 33+1, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके। द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू कंसल्ट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज पे अपनी राय मशवरा वो दे सकते हैं। प्रेसिडेंट को मानना है या ना मानना है वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये है इट हैज बीन द जज ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। किसी भी हाई कोर्ट एक से अधिक हाई कोर्ट के एटलीस्ट जज होने चाहिए 5 ईयर्स के लिए। हैज बीन एन एडवोकेट इन और मोर देन एक से ज्यादा वन और मोर देन वन हाई कोर्ट ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, राइट। तो वन और मोर देन वन हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए ये एडवोकेट की तरह वर्क किए होने चाहिए। प्रेसिडेंट कांट ओवर रूल द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल नहीं कर सकते हैं, वनली पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट कब कर सकता है, जो अमेंडमेंट्स है उसको लाने के बाद ही पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट जज का, तो हाई कोर्ट का है 62 ईयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट का है 65 ईयर्स। आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन बी इन द कमिटीज और इन द रिव्यू पैनल, तो ये आपको याद रखना है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज भाई कहाँ जाएगा, ये रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट में तो नहीं जाएगा ना, ये किसी कमिटीज में ही जाएंगे या फिर किसी पैनल में ही रिपोर्ट होंगे।
पब्लिक सर्विस कमीशन PSE काफी इम्पोर्टेंट, PSC काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। अब पब्लिक सर्विस कमीशन में हमें देखना है कि अपॉइंटमेंट जो है कितने नंबर होंगे मेंबर्स, वो एंड कंडीशन जो है सर्विस डन बाय, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी है। तो यूनियन के केस में ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए, डिटर्मिनेशन जो है नंबर ऑफ एज का, नंबर ऑफ मेंबर्स का, ये सब। एंड स्टेट कमीशन के बेसिस पे अगर स्टेट कमीशन की बात की जाए तो ये होता है गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट है कि एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ मेंबर ऑफ UPSC 65 है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, एंड PSE का 62 है, जैसे हाई कोर्ट के जज। ओके, अब UPSC जो है ना, इसका रिमूवल हो या फिर रेजिग्नेशन हो ये प्रेसिडेंट के हाथ में है, और PSC का है गवर्नर के हाथ में, रेजिग्नेशन वनली, रिमूवल नहीं कर सकते हैं गवर्नर, राइट, रिमूव नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ रिमूवल PSC के केस में, पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में, गवर्नर हैज ओनली पावर टू पास एन इंटरिम ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, राइट, बट प्रेसिडेंट कैन रिमूव। पब्लिक सर्विस कमीशन आर एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी है, ऐसा नहीं है कि इसने एडवाइस दे दिया तो आपको मानना ही मानना है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ UPSC जो है ना, UPSC के चेयरमैन is ineligible for further employment either under the government of India or under the government of state। UPSC के चेयरमैन कहीं भी एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल सकता है, वो वापस से री एम्प्लॉयड नहीं हो सकते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो या फिर यूनियन लेवल पे हो, नहीं हो सकते हैं। अब सेकंड है चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये एलिजिबल किसके लिए होते हैं, एज अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ UPSC। स्टेट का UPSC में जा सकता है, UPSC का नहीं जा सकता है कहीं भी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इसके द्वारा मतलब कि आप चेयरमैन UPSC के बन सकते हो, मेंबर्स ऑफ UPSC बन सकते हो, लेकिन उसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते, ये चीजें आपको याद रखनी है। PCS लेवल पर भी मेंबर्स जो हैं ये एलिजिबल फॉर UPSC चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो मेंबर्स होते हैं UPSC के स्टेट PSC के, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे जो बोला है वो मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे कि जो चेयरमैन होते हैं ना, ये इनएलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी सर्विस के लिए, लेकिन जो मेंबर्स जो होते हैं ना, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, ये एलिजिबल किसके लिए होते हैं, ये एलिजिबल होते हैं कि आप UPSC के चेयरमैन बन सकते हो, UPSC के मेंबर पर्सन बन सकते हो। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि UPSC का मेंबर हो या PSC का मेंबर हो, इसके लिए क्या है। तो जो ये PSC के जो मेंबर है ना, UPSC के मेंबर जो है ये UPSC के चेयरमैन बन सकते हैं, और PSC के मेंबर जो है ये UPSC के चेयरमैन भी बन सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं, लेकिन किसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट में ये जाके काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड चीजें हम देखने वाले हैं। डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डिस्प्यूट जो है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो, ये कहाँ पे हैंडल होगा, ये होगा सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। प्रेसिडेंट जो है ये डिटरमाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और चीफ जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं। 6 साल की इनकी ड्यूरेशन होती है, या तो फिर 65 ईयर जो पहले हो। सैलरी जो है और स्टेटस जो है ये सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होता है, किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ओके, नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड
can only remove from his office on the ground of prescribed for the removal of judge of Supreme Court. जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव होते हैं वैसे ही चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिमूव किए जा सकते हैं। अदर जो है जो दो अदर जो चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो किसके रिकमेंडेशन पे, चीफ के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं। कैन कंडक्ट ऑल द इलेक्शंस ऑन स्टेट लेवल एंड पार्लियामेंट ऑल्सो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन जो होता है ये पार्लियामेंट लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है इनके इलेक्शंस को भी और इनसे रिलेटेड जो मैटर है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ओके, नेक्स्ट है डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया और बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया। इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है। इनका मेन टास्क क्या है, तो ये है टू रिड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन रिसेंट सेंसस। जो रिसेंट सेंसस है उसके बेसिस पे उनको करना है। ऑर्डर कांट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। जो ऑर्डर है उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। नो मॉडिफिकेशन आर परमिसिबल when the copy of its order are laid before the House of People and State Legislative Assembly। ये भी आपको याद रखना है, काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है तो 4 टाइम डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो उसको 4 टाइम बनाया जा चुका है। बाउंड्री कमीशन को कब कब बनाया गया है, तो फर्स्ट 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। लास्टली ये 2002 में अभी तक रिसेंटली बनाया गया। इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटी अलॉन्ग विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आर द मेंबर ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो बाउंड्री कमीशन के जो मेंबर्स होंगे वो ये सारे लोग होंगे। अब इसमें आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड को इसमें कवर नहीं किया गया है। किसमें नहीं किया गया है, जो बाउंड्री कमीशन 2002 का है उसमें कवर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1955। किसके चेयरमैनशिप के अंदर में इसको किया गया था, तो बीजी खेर। ओके, ये याद रखना है। स्टेट जो है एक और एक से ज्यादा लैंग्वेज यूज कर सकती है, हिंदी लैंग्वेज यूज कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी ना वो इंग्लिश में होंगी, और इंग्लिश में और किसकी किसकी होंगी, तो जो भी बिल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं उनकी होगी। ऑल एक्ट्स पास टू पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। ओके, गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे पानी पीना है। ऐसा लगता है कि बस अब गला जवाब दे रहा है, ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ मैं। जो भी ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर गवर्नर के द्वारा, उसकी जो है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वो होगी इंग्लिश में। और स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज, ये आप याद रखिएगा, अदर देन इंग्लिश फॉर बिल एंड एक्ट पास्ड बाय इटसेल्फ। जो स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल और लेजिस्लेचर पास करेगा ना, बिल और एक्ट जो पास करेगा ना वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स एंड एग्रीड बाय लोकसभा। ये सारी चीजें आप देख लीजिए। इन केस यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो वर्क करते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और जब वो भी नहीं रहते हैं तो सीनियर मोस्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज, ये आपको याद रखना है। ओके, इन 1969 जाकिर हुसैन डाइड व्हेन वीवी गिरी रिजाइंड। ये हमने इससे पहले वाले स्लाइड में किया था। और उस वक्त जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जज थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है और AAO का जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें पूछा गया है गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस है उससे रिलेटेड कि SC ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव
ओवर रूलिंग, संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत जो है ये कब लिया गया था, किस केस के थ्रू? तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, तो ये पूछा गया था। ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डबल एओ के एग्जाम में। Registration of political parties is done by the Representation of People's Act 1951। ये एक्ट आपको याद रखना है। National Commission for Women was created by an act passed by Parliament, ठीक है। नेक्स्ट है The Making of Bihar and Biharis, ओके। और ये बिहार एंड बिहारीज कॉलोनिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1817 उससे 1912। ये जो बुक है एक्चुअली नरेंद्र झा की बुक है, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 to 1912। दिस बुक इज रिटन बाय एक्चुअली नरेंद्र झा, ओके। इंटर स्टेट काउंसिल, ये हमारा बाकी रह गया है, ये भी हम देख लेते हैं। हमने पहले ही बताया था आपको कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लास्ट स्लाइड में कंप्लीट करेंगे। तो इसके चेयरमैन जो होते हैं ये पीएम होते हैं। मेंबर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल कौन कौन होते हैं, तो यूनियन मेंबर्स ऑफ कैबिनेट रैंक इन यूनियन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय पीएम, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, सीएम ऑफ यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि सिर्फ दिल्ली के पास है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज जो होते हैं दैट इज गवर्नर ऑफ स्टेट बीइंग एडमिनिस्ट्रेड अंडर प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो उस स्टेट के गवर्नर, राइट। 2007 में पंछी कमीशन इससे रिलेटेड है किससे, इंटर स्टेट काउंसिल से, ओके। सो नेक्स्ट जो स्लाइड है, सम इम्पॉर्टेंट कमीशंस जो है किसके लिए इसको रिक्रूट किया गया था, इस कमीशन को, इस कमेटी को किसकी वजह से बनाया गया था, वो सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1976 में, इसको फॉर्म किया गया था। द कमिटीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। श्री कृष्णा कमीशन जो है ये 1992 में बॉम्बे कम्युनल राइट्स से रिलेटेड है। और एंटी सेक्स राइट्स से रिलेटेड जो कि मई 2000 में इसका कमेटी का गठन किया गया था, ये है नानावती कमीशन। और ये नानावती मेहता कमीशन, ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नानावती मेहता कमीशन जो है ये 2002 में लाया गया था। गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट जो हुआ था ना गुजरात में, ये 27 Feb 2002 को, ठीक है, उससे रिलेटेड ये कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। फिर है रंगनाथ कमीशन 2014, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए ये कमीशन बनाया गया था, ओके। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन, इससे क्वेश्चन काफी बार बनते हैं। 1964 में रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस से, आप याद रखेंगे 1953, हमने स्लाइड्स में 2 बार इसको देख लिया है। एंड एग्जामिन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में लाया गया था, ओके। सो आई होप दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। सो गाइस, ये था हमारा टोटल 87 स्लाइड्स, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स छूटे रह गए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो हमने कवर किया है। ये पार्ट 3 वीडियो जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है, जो भी एक्ट्स हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये जो 2.5-3 घंटे का जो 3 पॉलिटी का वीडियो है ना, ये काफी इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख के जाइए, काफी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आएंगे। अगर हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इनफैक्ट जब आपके कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, आपके सजेशंस हमें देखने को मिलते हैं। सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
गाइस नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाली हूँ वो बिहार स्टैटिक क्वेश्चन का मैं लेके आने वाली हूँ, क्योंकि 67th बीपीएससी एग्जाम आने वाला है। बीपीएससी का जो एसएससी लेवल का एग्जाम है, बीएसएससी एग्जाम है, वो आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम 1 by 1 सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। आई होप ये सारे के सारे सीरीज आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।